तो सर सदियों के इंतज़ार के बाद आखिर राम मंदिर का जो हमारा सपना था वो पूरा हो गया। इस पे आप क्या कहेंगे? मुझे लगता है कि ये हिंदुस्तान के इतिहास में ये वो गौरवशाली क्षण है जिसकी प्रतीक्षा पूरा हिंदुस्तान सदियों से कर रहा था। और जैसे आपको पता है कि पिछले 500 वर्षों का लगातार संघर्ष रहा है और इन 500 वर्षों के संघर्ष में 5 लाख से भी अधिक लोगों ने अपनी कुर्बानियों को दी है। और कुर्बानियों को सिर्फ इसने दिया कि जो राम जन्मभूमि है उस पर राम मंदिर रहना चाहिए, राम की प्रतिष्ठा मूर्ति वहाँ प्रस्थापित होना चाहिए और हमारे वो रामलला श्रद्धा के केंद्र हैं, हिंदुस्तान की रग रग में समाये हैं। तो स्वाभाविक है कि इतने लंबे संघर्ष के बाद आज राम जन्मभूमि पे राम के मंदिर का निर्माण हो रहा है। तो पूरा देश तो चप्पा चप्पा और कण कण तो राममय हो ही गया। पूरा विश्व भी इस बात को लेकर के आह्लादित है, हर्षित है कि राम पुरुषोत्तम हैं। राम जैसा चरित्र पूरी दुनिया को चाहिए, राम जैसा राजा चाहिए, सुशासन चाहिए। और इसलिए निश्चित रूप में पूरी दुनिया के लिए ये क्षण बहुत ऐतिहासिक और गर्व के हैं जब राम जन्मभूमि पर राम के मंदिर की स्थापना हो रही है, रामलला वहाँ पर स्थापित हो रहे हैं। सर आपका जो राम जन्मभूमि राम मंदिर का जो आंदोलन है इसमें भी आपने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया, थोड़ा उसके बारे में थोड़ा बताइए हमें। हाँ देखिए ना, वो जुनून था और संघर्ष तो जैसे मैंने कहा कि 500 साल का लंबा संघर्ष है। लेकिन मुझे याद आता है कि जब 85 के बाद जब राम जन्मभूमि के मंदिर का जो आंदोलन चल रहा था, उस आंदोलन में हम लोगों ने बहुत बढ़ चढ़ करके पूरे उत्तराखंड में भाग लिया। पूरे उत्तराखंड गांव-गांव पहाड़ों पर लगभग कोई गांव ऐसा नहीं होता था जहां हम लोग पहुंचते नहीं थे। और रितंबरा जी के साथ मैंने पूरा गढ़वाल का उस समय प्रवास किया। मुझे मालूम है कि कैसे सड़कों पर महिलाएं, बच्चे जुनून के साथ आते थे और रामलला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे, नारों के साथ जो है। और वो क्षण भी मैंने देखा है कि जब उत्तर प्रदेश की विधानसभा में हम पहली बार मैं 1991 में चुन करके गया और तब वो उसकी पराकाष्ठा पर था वो आंदोलन। और 6 दिसंबर 92 को हम अयोध्या गए थे। तो वो क्षण जब बाबरी ढांचा ढहा, वो भी हमारे आँखों के आगे सब कुछ उस का हिस्सा हम लोग रहे हैं। और किस तरीके से गोलियों के भी जान बचा करके क्या वो क्षण रहे होंगे, तो वो भी लगातार आज याद आता है। लेकिन मैं समझता हूँ कि नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में और वहाँ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी जी के रहते हुए जिस शालीन तरीके से आज राम जन्मभूमि पर राम के मंदिर का निर्माण हुआ और उनकी मूर्ति स्थापित हुई, वो अद्भुत है। और हम जैसे लोगों के लिए वो क्षण पूरी दुनिया के लिए, पूरे देश के लिए, बच्चे बच्चे के लिए वो आह्लादित करने वाले स्वर्णिम अक्षरों में हमेशा हमेशा के लिए वो याद रखे जाने वाले क्षण हैं। तो सर थोड़ा आ जाते हैं अपने उत्तराखंड पे। पुष्कर धामी एक उत्तराखंड के बहुत ही यंग नेता हैं, यंग मुख्यमंत्री हैं। आप भी एक पूर्व मुख्यमंत्री हैं, आपके काल में भी अच्छा काम है। लेकिन पलायन पे आखिर क्यों नहीं उत्तराखंड में रोक लग पा रही है? जिस तरह से हिमाचल प्रदेश में बागवानी बहुत अच्छा लेवल पे जा रही है, हमारे उत्तराखंड में ये बागवानी उस लेवल पे क्यों नहीं जा पा रही है? मुझे लगता वक्त आ गया है कि इस दिशा में हम तेज़ी से आगे बढ़ेंगे। जहाँ तक पलायन शब्द का प्रयोग है, हम प्रतिभाओं का निर्यात करते हैं। हमारे बच्चे, हमारे लोग आज देश में नहीं पूरी दुनिया के कोने कोने में छाए हैं। हम यदि उत्तराखंड के परिप्रेक्ष्य में देखते हैं तो 70 से 73% यहाँ वन भूमि है। 30% तो ज़मीन है जिस पे मकान है, दुकान है, घर है। अब ये 30% पर आप क्या क्या करने वाले हैं? यदि आज जो हमारे लोग बॉम्बे,
से लेकर के मेरठ से लेकर दिल्ली में 28 लाख लोग हैं मेरे पहाड़ के। यदि ये सारे लोग एक बार उत्तराखंड में आ जाएं तो मकान बनाने के लिए भी हमारे पास जगह नहीं है। हमको मालूम है कि जब हमने कुछ गाँवों को पुनर्स्थापित करना था, जो आपदा के समय ऐसी परिस्थिति में आ गए थे, तो बहुत मुश्किल हुआ कि हम गाँव को वो स्थापित कर सकें। कुछ वन भूमि भी लेनी पड़ी, कुछ तराई में आना पड़ा। तो मैं समझता हूँ कि जिसमें प्रतिभा है उसको आप रोक नहीं सकते, लेकिन हाँ, जो उत्तराखंड है, जो हमारा जड़ी बूटी का है, हमारी सब्जी उत्पादन का है, हमारा तीर्थाटन है, हमारा पर्यटन है, आयुष है जिसमें आयुर्वेद का जन्मदाता है, यहाँ योग का जन्मदाता भी मेरा उत्तराखंड है। तो ये जो जिन चीज़ों पर हम पूरी दुनिया को यहाँ आमंत्रित कर सकते हैं और हमारे लोग उसमें लीड ले सकते हैं, उसका नेतृत्व कर सकते हैं, यहाँ ध्यान रखने की ज़रूरत है। इसलिए जब आपने मुख्यमंत्री की बात की तो मैंने अपने समय में धरती का स्वर उत्तराखंड ऐसे इसको बाकायदा पूरी दुनिया के लोगों के मुंह में डालने की कोशिश की। हम लोगों ने इसको पूरी तरीके से कि हाँ, दुनिया का कोई भी व्यक्ति यदि कहे कि धरती का स्वर कहाँ है तो कोई भी सही तरीके से बोल सके कि उत्तराखंड है। तो क्योंकि प्राकृतिक सौंदर्य हमारे पास बेशुमार है, हम पूरी दुनिया को अपनी प्रकृति का दर्शन करा सकते हैं। दूसरा, हमने एक आयुष प्रदेश बनाया आयुर्वेद का, कि यहाँ जो संजीवनी बूटियाँ हैं इसको हम उत्पादित करेंगे। इसलिए उस समय कृषकों के साथ हमने MOU करके और ये कहा था कि जो किसान है, क्योंकि जो उत्पादन है उस पर जितनी उसकी मेहनत लगती है वो यदि उसको बेचेगा तो बेचने के लिए नीचे आना पड़ेगा, प्रतिस्पर्धा में हो ही नहीं सकता। इसलिए एक नए तरीके से कि किस तरीके से कुछ जड़ी बूटियाँ उत्पादित हो और उन जड़ी बूटियों को सरकार स्वयं ले, मतलब किसान को ये ना लगे कि वो यदि उत्पादन करता है तो बेचेगा कहाँ। तो वो दूसरा जो है आयुष प्रदेश घोषित करके उसको किया। तीर्थाटन, हमारा 4 धाम, पूरी दुनिया के लोग यहाँ आते हैं, हरिद्वार से ऋषिकेश है। तो कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिन पर हम ध्यान केंद्रित करके और उसको आगे बढ़ा सकते हैं। प्रधानमंत्री ने कहा है कि अगला दशक उत्तराखंड का होगा और हम आशा कर रहे हैं कि इस प्रदेश का युवा मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी है, उसके नेतृत्व में ये जिस लाइन को हम लोगों ने आगे बढ़ाया है वो और तेज़ी से आगे बढ़ेगी और निश्चित रूप में इसको हम एक मॉडल स्टेट के रूप में पूरी दुनिया के सामने रख सकते हैं। हमें वो क्षमता है, परिस्थितियाँ हैं, संभावनाएं बहुत हैं। तो उन संभावनाओं को उसकी शिखर तक पहुंचाया जाए। और जैसे मुख्यमंत्री बोलते भी हैं कि संकल्प विकल्प रहित संकल्प चाहिए, तो वो संकल्प होगा तो मुझे लगता है कि निश्चित रूप में हम आगे बढ़ेंगे। सर, हरिद्वार फतेह की क्या तैयारियां हैं और क्या इस बार मैदान में काफ़ी हैवी वेट जो कैंडिडेट हैं वो उतरे हुए हैं, आप क्या कहेंगे? मुझे लगता है कि हरिद्वार पर तो सबको निशंक रहना चाहिए, किसी को कोई शंका नहीं होनी चाहिए, क्योंकि 2014 में अचानक मेरे को मेरी पार्टी का आदेश हुआ था कि मुझे विधानसभा से इस्तीफा देकर के हरिद्वार से चुनाव लड़ना चाहिए। क्योंकि परिस्थितियाँ उस समय ये थी कि आदरणीय हरीश रावत जी केंद्र में मंत्री थे, उन्हीं की वो सीट, वहाँ से MP थे और फिर वो मुख्यमंत्री यहाँ बन गए, तो सीट उनकी थी, उन्होंने रिजाइन दे करके फिर वहाँ पर चुनाव होना था। तो सीट क्योंकि उनकी थी और वो मुख्यमंत्री थे, पत्नी उनकी चुनाव लड़ रही थी, तो मेरे सामने कम चुनौती तो नहीं थी और सरकार उनकी थी। तो 2014 में भी जब मैंने चुनाव लड़ा तो जबकि 2.5 लाख मतों से इस हरिद्वार सीट को भारतीय जनता पार्टी हारी हुई थी, लेकिन हम 1,85,000 मतों से जीते 2014 में। और उसके बाद 2019 में जब हमने काम किया, लोगों के बीच लोगों ने देखा, तो फिर हम लगभग 3 लाख मतों से 2019 में जीते। और अब तो जिस तरीके से सड़कों में 60 साल में उतने काम नहीं हुए जितना हमने 8 साल में किए, और इसलिए सड़कों का आपने देखा कैसा जाल है।
आपको यहाँ से लेकर दिल्ली, हरिद्वार से लेकर देहरादून, देहरादून से ऋषिकेश, ऋषिकेश से हरिद्वार, हरिद्वार से कुमाऊं की ओर, हरिद्वार से रुड़की, हरिद्वार केंद्र में मतलब सड़कों का जाल बिछ गया। और ऐसा लगता है कि पूरी तरीके से यहाँ से आपने देखा ये धर्मपुर विधानसभा जहाँ हम बैठे हैं, ये भी हरिद्वार लोकसभा का अंग है। तो यहाँ पर भी अब देखें कि जो ये सड़क बन रही है यहाँ से और दिल्ली तक 2.5 घंटे में आप चले जाएंगे। और जो सुरंग बनी, पहले भी सुरंग बनी, वो कब सुरंग का काम शुरू हुआ और वो शुरू कब हो गई? जब शुरू हो गई तो लोगों को आश्चर्य हुआ, ये तो जादू हो गया। हम लोग कह करके नहीं काम करते हैं, चोला करके नहीं बल्कि काम करते हैं और उसका रिजल्ट आता है। और इसलिए इस समय तो हरिद्वार में जो 30 सालों में हरिद्वार भारतीय जनता पार्टी अपना जिला पंचायत अध्यक्ष नहीं बना पाई थी, 6 के 6 ब्लॉक हैं, 6 ब्लॉकों में कभी एक ब्लॉक प्रमुख भी नहीं बना था। आज पहली बार 30 साल में जिला पंचायत अध्यक्ष हमने निर्विरोध बनाया, उपाध्यक्ष ने निर्विरोध बनाया, 6 के 6 ब्लॉक प्रमुख बीजेपी के बनाए, वो भी निर्विरोध बनाए, 6 के 6 ज्येष्ठ प्रमुख निर्विरोध बनाए, 6 के 6 कनिष्ठ प्रमुख निर्विरोध बनाए, और 70% हम ग्राम सभाओं से प्रधान चुन करके लाए। तो आप समझ सकते हैं कि इस समय तो पूरा एक तरफा है। भीम आर्मी के प्रदेश अध्यक्ष सहित उनकी पूरी टीम को हम अपने साथ लेके आए, बीएसपी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष वो सब पूरी टीम के साथ हमारे साथ आए, और पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष से लेकर के तमाम बड़े लीडर से लेकर और नीचे तक लोग पूरी ताकत के साथ आज भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़ गए हैं। अब तो हरिद्वार में एक तरफा मतदान होना है बीजेपी के पक्ष में। बहुत बहुत धन्यवाद सर, हमसे बात करने के लिए धन्यवाद। धन्यवाद।